और बिस्कुट खाने के बाद मैं टहलते टहलते मार्केट जा रहा था, लेकिन जब मैं बस स्टॉप की तरफ से गुजर रहा था वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता है। अरे यार क्या करें, बस लेट होगी। क्या यार क्या करें? ये देख के मैं वहीं पर रुक जाता हूँ और बस स्टॉप पे खड़े हुए लोगों से पूछने लगता हूँ कि भाई क्या हुआ, आप सभी लोग इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई तुझे मैं क्या बताऊँ, पिछले एक हफ्ते से बस लगातार लेट आ रही है। साला बार बार मैं कोचिंग लेट पहुँचता हूँ और वो सर मेरे को बाहर खड़ा रखता है। यार भाई मेरा तो आज इंटरव्यू है, लेकिन ये लेट बस होने की वजह से आज मेरा इंटरव्यू शायद मिस हो जाएगा। इस जॉब को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन बस की वजह से मेरे को नहीं लगता मेरे को जॉब मिलने वाली। ये बस की वजह से लेट मैं घर पहुंचता हूँ तो मेरी बीवी को लगता है कि मेरा कहीं और चक्कर है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि बस ड्राइवर लफड़ा करता है, मैं नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है और जब मैं इन लोगों से बातें कर ही रहा था इतने में फाइनली हॉर्न बजाते हुए बस आ ही जाती है और फिर वो बस स्टॉप पे आके खड़ी हो जाती है। चलो रे वरोरा वरोरा। अब मैंने सोचा कि ड्राइवर से मुझे थोड़ी बात कर लेनी चाहिए कि भाई बस इतनी लेट क्यों होती है। मैं और सारे पैसेंजर्स मिलकर बस ड्राइवर को बाहर बुलाते हैं और उससे बात करके उसे बोलने लगते हैं कि क्या भाई ये रोज रोज का नाटक क्या है, ऐसे तुम अगर लेट बस लेके आओगे तो लोगों के काम धंधे स्कूल कॉलेज पे असर पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम से तो बस लाया करो। पर ये एसटी बस का ड्राइवर घमंडी था और वो हमारी सारी बातें सुनने के बाद बोलने लगता है, अबे चुपचाप बस में चलने का है तो चलो, यहाँ पे आके तमाशे मत करो बेटा, सरकारी बस है जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। बस ड्राइवर का एटीट्यूड देखने के बाद सारे के सारे पैसेंजर्स उस पर भड़क जाते हैं। देखते ही देखते पैसेंजर्स और ड्राइवर के बीच में तू मैं शुरू हो जाती है और बात अब इतनी आगे बढ़ गई थी कि ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है, अबे चुप करो बे, तुम हम पे हुक्म चलाएंगे क्या? नहीं लेके जा रहा मैं तुम लोगों को आज। हट। इतना बोलते वो ड्राइवर बस के अंदर बैठ जाता है और बिना किसी पैसेंजर को लिए बस लेके वहाँ से निकल जाता है। और ये तो गलत ही सीन हो गया था, सारे के सारे पैसेंजर्स काफी ज्यादा मायूस थे। मेरा तो जॉब इंटरव्यू गया, साला सर फिर बाहर खड़े रखेगा। मेरी बीवी तो मुझे डिवोर्स ही दे देंगी। ये सब देख के मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और मुझे लगा कि मुझे इन लोगों की किसी तरीके से मदद करनी चाहिए। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, मैं तुरंत अपने जेब से फोन निकालता हूँ, अपने टैक्सी कंपनी में कॉल करता हूँ और अपने ड्राइवर को बोलता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी एक टैक्सी लेके बस स्टॉप की तरफ पहुँच जा। वो मुझे ठीक है बोल देता है और सिर्फ 4 मिनट इंतजार करने के बाद मेरी कंपनी का टैक्सी ड्राइवर अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो टैक्सी लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। हाँ बोलो बॉस, कहाँ पे चलने का है, किसको छोड़ने का है? तो फिर उसके बाद मैं सारे पैसेंजर्स को बोलता हूँ कि देखो भाई मैंने आप लोगों के लिए टैक्सी बुलाई है, ये मेरी कंपनी की टैक्सी है, आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, ये भैया आपको जहाँ जहाँ जाना है वहाँ पे छोड़ देंगे। ये सुनकर सारे पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। थैंक यू भाई, तूने मेरा इंटरव्यू बचा लिया। और फिर उसके बाद मेरी महिंद्रा स्कॉर्पियो टैक्सी वहाँ से निकल पड़ती है। भले ही इन लोगों की बस छूट गई थी लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं इनकी किसी काम तो आया। अब मैं बस स्टॉप से निकलने ही वाला था तभी मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे एक बूढ़े आदमी आ जाते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, जरा सुनो बेटा। ये सुन के मैं उनकी तरफ पलट जाता हूँ और उन्हें बोलने लगता हूँ, हाँ बोलिए अंकल क्या बात है। तो वो मुझे बोलने लगते हैं, अरे बेटा तुमने वो सारे पैसेंजर्स की मदद करके बहुत अच्छा काम किया है। अरे अंकल जी ये कोई बड़ी बात नहीं थी, आज तो बेटा तुम इसे आराम से चलाया जा सकता है। अब मैं सारी बस का जायजा ले ही रहा था तभी मुझे इतने में दिखाई देती है एक और एसटी बस। ये वाली बस एक्सीडेंटल तो नहीं थी लेकिन इसके अंदर तो इंजन ही मिसिंग था, लेकिन इसकी बॉडी और इंटीरियर एकदम परफेक्ट था। और देखते ही देखते स्क्रैप यार्ड के कोने में मुझे तीसरी एसटी बस भी दिखाई देती है। उसके बाद मैं सारी की सारी बसेस को चेक करता हूँ एक एक करके। अब मैं सीधा उस स्क्रैप यार्ड के मालिक के पास पहुंच गया था और उसे सीधा मैं बोल देता हूँ कि भाई मुझे ये तीनों की तीनों एसटी बस खरीदने की है। ये सुन के वो मुझे बोलता है कि तीनों बस का टोटल प्राइस होगा 33 लाख रुपीज। तो मैं उसे बोलता हूँ कि भाई तीनों बस की हालत काफी ज्यादा खराब है, एक बस में इंजन नहीं है, दूसरी एक्सीडेंटल है और तीसरी वाली तो पूरी की पूरी भंगार हो चुकी है। मुझे इन पे बहुत काम कराना पड़ेगा भाई, तुम थोड़ी सी प्राइस कम करो। अब मेरी इन सारी बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था तो वो सीधा सीधा बोलने लगता है, ऐसा है भाई तो देख कम से कम 25 तो देखो देने पड़ेंगे वरना मैं फिर बस को भंगार में बेच दूंगा, लोहे से मेरे को अच्छा पैसा आ जाएगा। बोल। अब ये बंदा 33 लाख से सीधा 25 लाख पे आया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि भाई मैं इसकी बात मान लूं। तो 25 लाख में डील डन होती है और इस बार मुझे उसे 25 लाख का चेक देना पड़ता है क्योंकि मेरा पेटीएम वॉलेट तो काम ही नहीं कर रहा। और सारी बसेस को परचेस करने के बाद मैं बसेस को लेकर सीधा पहुंच जाता हूँ बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में मैं सारे बसेस को खड़े कर देता हूँ और बबलू मैकेनिक मुझे देख के बोलने लगता है, भाई कार तक तो ठीक था, बाइक तक भी ठीक ही था, लेकिन तू इस बार बस लेके आया है, वो भी एक नहीं 3-3। तो ये सुन के मैं बबलू मैकेनिक को बोलने लगता हूँ कि भाई मैं जानता हूँ लेकिन आप ही एक ऐसे बंदे हो जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूँ और आप ही ये मेरा काम कर सकते हो। अरे भाई पर तुझे इतने सारे बस को एक साथ रिस्टोर करवाना ही क्यों है, क्या मकसद है तेरा? तो मैं बबलू मैकेनिक को अपनी बस कंपनी के बारे में बताने लगता हूँ। तो ये सारी बातें सुनने के बाद बबलू मैकेनिक मुझे बोलने लगते हैं, चल मैं इसमें तेरी मदद करूंगा, मैं सारे के सारे बसेस को एक हफ्ते के अंदर रिस्टोर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये सुन के मैं बबलू मैकेनिक को बोलता हूँ कि क्या बात कर रहे हो बबलू भाई, फ्री में सारे के सारे बसेस रिस्टोर कर दोगे? हाँ भाई मैं फ्री में रिस्टोर कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, तेरे ये बस के बिजनेस में मैं 5% इक्विटी लूंगा। क्या मतलब तुम्हारा बबलू भाई? मतलब तू ये बस के बिजनेस से जितना भी कमाएगा उसका 5% मुझे देगा। बोल अगर मंजूर है तो मैं फ्री में रिस्टोर कर देता। अब 3-3 बसेस को साथ में लेने की वजह से मेरा बजट ऑलरेडी ऊपर जा चुका था, तो क्योंकि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं थी तो बबलू मैकेनिक को मैं ठीक है बोल देता हूँ। और ये सुन के वो मुझे बोलने लगता है, चल एक हफ्ते के अंदर मैं गाड़ियाँ रेडी कर देता हूँ। मैं बबलू भाई को थैंक यू बोल देता हूँ और उसके बाद मैं फिर वहाँ से निकल जाता हूँ।
अब एक हफ्ते के बाद मैं अपने ड्राइवर के साथ बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप की तरफ जा रहा था और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि बबलू मैकेनिक ने हमारी बस को किस तरीके से रिस्टोर किया होगा। और जब फिर मैं गाड़ी से उतर के वर्कशॉप में पहुंचता हूँ तो मेरे तो होश ही उड़ जाते। बबलू मैकेनिक ने फिर से एक बार अपना जलवा दिखा दिया था और इस बार तो भाई तीनों बसेस को बढ़िया तरीके से चमका दिया था। न्यू इंजन, न्यू लिवरी, नया एक्सटीरियर, देख के तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि कोई पुरानी बस ऐसे करके। ये सारी चीजें देख के मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था और मैं फिर बबलू मैकेनिक को बोलने लगता हूँ कि भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ भाई जानता हूँ, थैंक यू सो मच। बस भाई हम तो यही दुआ करेंगे कि तेरा बिजनेस बढ़िया से बढ़िया चल जाए। हाँ बबलू भाई, दुआ की तो मुझे सख्त जरूरत है। फिर उसके बाद अपने सारे ड्राइवर्स को बुला लेता हूँ और फिर एक एक करके मेरी सारी की सारी बसेस वर्कशॉप से निकलना शुरू हो जाती है। मेरा एक्साइटमेंट एकदम पीक लेवल पर था और मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी कि भाई किसी तरीके से मैंने जो प्लान सोचा है वो काम कर जाए। फिर उसके बाद मैं भी बबलू मैकेनिक को बोलने लगता हूँ कि बबलू भाई मैं चलता हूँ, आपने जो काम किया उसके लिए दिल से शुक्रिया। हाँ भाई चल ठीक है, अब बिजनेस पे ध्यान दे अपने और हमारा भी पैसा बढ़ाने का। फिर इसके बाद मैं भी अपनी स्कॉर्पियो में बैठ जाता हूँ और बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप से निकल पड़ता हूँ। और फिर इसके बाद ये तीनों की तीनों बसेस को लेके हम सीधा पहुंच जाते हैं अपने टैक्सी वाले स्टैंड। और फिर इसके बाद मैं अपने कुछ नए ड्राइवर्स को अपॉइंट करता हूँ जिनके पास बस चलाने का लगभग 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस था और इनके पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स थे जो बस चलाने के लिए जरूरी थे। सारे के सारे ड्राइवर्स को जमा करके ये बात समझा देता हूँ कि अपनी बस कहाँ चलने वाली है, कितने रुपए चार्जेस है, सारी बातें मैं समझा देता हूँ उनको। और सारी बातों को समझने के बाद ये ड्राइवर्स तैयार थे मेरी बस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और फाइनली अब वो दिन आ गया था जब मेरी सारी की सारी बसेस अब रोड के ऊपर उतर चुकी थी। अरे यार क्या साला आज भी बस लेट आ गई है, बस वाले को कौन बोलेगा। मेरी बीवी मेरे को तलाक दे के आधी प्रॉपर्टी मांगने वाली है। अरे बाबा कुछ करो। लोग तो बस स्टैंड पे पहले के जैसे परेशान थे, लेकिन अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब बस स्टॉप पे मेरी वाली बस आके रुकती है, जिसे देख के सारे पैसेंजर्स शॉक हो गए थे। भाई हमने तो पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही हमारे ड्राइवर उन्हें बताते हैं कि उन्हें सरकारी बस के प्राइस में प्राइवेट बस वाली फैसिलिटीज मिल रही है तो वो एक्सट्रीम लेवल पे खुश हो जाते हैं। देखते ही देखते हमारी ये बस खचाखच भर जाती है। सारे पैसेंजर्स अब बस में बैठ गए थे और हमारी बस अब वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पे हमारी पहली बस चली और वहाँ पे हमारे शहर में चर्चे शुरू हो गए। शहर में आग की तरह ये बात फैलने लग गई थी कि एक नई बस कंपनी आई है जो सरकारी बस के प्राइस में प्राइवेट बस वाली सर्विसेज ऑफर कर रही है। लोग एक दूसरे को बताए जा रहे थे और इससे हमारी खूब फ्री में मार्केटिंग हो रही थी। हमारी बसेस फिर हर जगह चलने लगी। पहले तो हमने अपनी बस सर्विसेज का रेडियस बढ़ाया। अरे भाया ये कौन सी नई बस है मामू, भाड़ा कम है लेकिन चलने में तो मस्त दिखती है यार। हमने धीरे धीरे दूसरे सिटीज को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया था और यहाँ तक कि हमारी बसेस तो अब उन रास्तों में चलने लग गई थी जहाँ पे दूसरी कोई और बस तो इस टाइम पे चल भी नहीं रही थी। अरे भाई देख यहाँ पे भी बस आने लग गई। भाई मैं बहुत थक गया हूँ, चल इसमें ही चलते हैं। हिमाचल की पहाड़ियों से लेके लद्दाख की डेंजरस रास्तों तक हमारी बसेस हर जगह चल रही थी और मैं पहली बार ऐसा देख रहा था कि मेरा कोई बिजनेस इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मेरे दोनों टैक्सी वाले बिजनेस मिला के भी इसको ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे। कैसा भी मौसम हो, कैसा भी टाइम हो, कैसा भी दिन हो या फिर कैसी भी रात हो, हमारी बसेस 24 घंटे और 7 दिन चल रही थी। हर 8 घंटे में ड्राइवर्स अपनी शिफ्ट को चेंज किए जा रहे थे, जिसकी वजह से ड्राइवर लोग भी अच्छा खासा अपना टाइम एंजॉय कर पा रहे थे। पहले तो हमने सारे शहर को कैप्चर किया, फिर दूसरी स्टेट्स को भी हमने कैप्चर कर लिया। सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर हमारा बिजनेस बूम कर गया था। पूरे 1 महीने तक हमारा बिजनेस कुछ इसी तरीके से चलता रहता है और जब रेवेन्यू की बात आती है तो मेरे तो पूरी तरीके से होश ही उड़ जाते हैं। हमारे इस बस के बिजनेस में कम प्राइसिंग होने के बावजूद लगभग पूरे महीने में 2 करोड़ रुपए कमा लिए थे। जीएसटी और सारे एक्सपेंसेस को हटाने के बाद फाइनली मेरे पास जो हाथ में पैसा बच रहा था वो था 1 करोड़ रुपए महीना, जो कि मेरे लिए काफी बड़ी बात थी। करोड़पति बनने का सपना तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अच्छे काम करने के चक्कर में तो मैं करोड़पति भी बन गया था। फाइनली अब फिर से लग रहा था कि मेरे अच्छे दिन वापस आने वाले हैं। मेरे बाकी बिजनेस से भी पैसा आ ही रहा था और ये 1 करोड़ में से तो मैं अपने ऊपर भी बहुत सारा खर्चा करूंगा और बाकी बचा कुछ मैं अपने बिजनेस पे और इन्वेस्ट कर दूंगा। फिर आज का वीडियो यही खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और क्या ये बिजनेस की सीरीज को कंटिन्यू किया जाए चाहते हो तो भाई जल्दी से जल्दी 15,000 लाइक्स कंप्लीट कर देना।